संभवतः अक्टूबर नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने लगभग 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा कोटा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को गया है। शिक्षा विभाग को लगभग 61,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग को लगभग 20,000 करोड़ रुपए, सड़क और गृह विभाग को लगभग 18,000 ग्रामीण विकास को लगभग 16,000 करोड़ और ऊर्जा विभाग को लगभग 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं। नीतीश सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम बजट है, और यह कितना महत्वपूर्ण है, इसके क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेपी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर अजित तिवारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरगांव में। जब आप इस पूरे बजट को देखते हैं तो ये कैसा आपको दिखता है? जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, हमने देखा कि स्कूल कॉलेजों में एक्टिविज्म में ये नारा लगाया जाता था कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। यहाँ पे हम्म, लगभग 20% मिले हैं। तो कैसे आप इस चीज को हम्म। देख रहे हैं, पूरे बजट को जब आपने एनालाइज किया तो? नहीं, बजट को एनालाइज करने के बाद जो मुख्य मुद्दे होते हैं कि क्या ये चुनावी वर्ष का पॉपुलिस्ट बजट है या प्रॉस्परस बजट है। तो हम ये कहेंगे कि ये बजट जो है एक समन्वय स्थापित करता है पॉपुलिज्म में और प्रॉस्परस होने में। प्रॉस्परस इस मामले में कि जो सबसे बड़ा सेगमेंट पिछले बजट में भी रहा है वो शिक्षा रहा है। शिक्षा का बजट पहले भी 50,000 करोड़ से ऊपर का रहा। इस साल जो है 60,000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। अ, और जो बाकी स्वास्थ्य है, या ग्रामीण विकास है, या ऊर्जा विभाग है, इन सारे के एलोकेशंस को बढ़ाया गया है। ग्रामीण विकास है, इसके एलोकेशंस को बढ़ाया गया है। बेसिक समस्या ये है कि ये जो चार पांच कंपोनेंट है जिसपे बजट एलोकेशन बेहतर होता है या बजट को एलोकेट किया जाता है, और इस एलोकेशन में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसमें जो ये आपने कहा कि शिक्षा पे सबसे ज्यादा एलोकेशन दिया गया है, तो क्वांटिटी वाइज तो शिक्षा पे एलोकेशन बढ़ाया गया है, और क्वांटिटी वाइज जो इसमें इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है, इस्टेब्लिशमेंट मतलब समझ रहे होंगे कि पेमेंट में, पेंशन में, सैलरी में, ये इस तरह के जो खर्चे हैं, ये इस 60,000 करोड़ में करीब 80% है। तो 80% इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा हो जाता है, और फिर 20% जो है, जो शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए खर्चा किया जाता है। तो समस्या, मतलब मेरे जैसे लोगों की समस्या जो थोड़ी बहुत अर्थशास्त्र जानते हैं, या जो थोड़ी बहुत इन चीजों में बात कर सकते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई, आपने क्वांटिटी तो बढ़ा दिया, स्कूलों में टीचर्स अपॉइंट कर दिए, लेकिन उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो छात्रों को मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पर आपका ध्यान अधिक होना, माने कम से कम एक समन्वय स्थापित होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में आपने बहुत सारी चीजें कर दी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में ये होना चाहिए कि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बुनियादी मशीनें हैं, उन पर आपका ध्यान अधिक होना चाहिए। ग्रामीण विकास जो आपका पहले से ट्रेडिशनल रहा है, वैसे ही ट्रेडिशन आज भी आप का मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल है कि सड़कें आपने बना दी, मनरेगा पे आपने लोकेशन कर दिया, या उस तरह की चीजें जिससे कि आपका जो इकोनॉमी का बेस है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, और चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो। अब जैसे मैं ऊर्जा का ही बजट पढ़ रहा था, तो ऊर्जा के बजट में ये ठीक है कि हम बिहार ने 2005 के बाद, जब से नीतीश जी हुए हैं, तब से ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या जो भी, जो जो पहले बॉटलनेक था, पहले जो अवरोध थे हमारे बिहार इकोनॉमी में, उन अवरोधों को 2005 के बाद दूर किया गया, और एजुकेशन, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, और ऊर्जा विभाग या बिजली विभाग, इस पर
आत्मनिर्भरता बिहार की बढ़ी, लेकिन गुणवत्ता का जहां तक प्रश्न है, वो गुणवत्ता इसलिए नहीं बढ़ रही है कि जो बजट का कंपोनेंट अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की तरफ जाना चाहिए, उस तरफ हमारा मतलब बिहार के बजट का ध्यान अभी नहीं है। हाँ, चूंकि ये अंतिम वर्ष का बजट है, इसलिए नेचुरल है कि अभी इनके पास अब 5 साल नहीं है, इनके पास केवल 5 महीने हैं। इस ने ये एलोकेशन, जो पुराना एलोकेशन था, उसको इन सेक्टर्स में, इन क्षेत्रों में बढ़ा दिया है। अच्छा सर, लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बजट के दौरान कम से कम नौकरियों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी है वो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की है। आप खुद एक शिक्षक हैं, तो उस नाते भी आपसे सवाल बनेगा कि जब आप इस बजट को देख रहे हैं तो आपको लगता है कि भले ही प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं कहा गया है कि इतनी नौकरियां मिलेंगी या इतने रोजगार मिलेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बजट में कहीं ना कहीं उन चीज़ों का भी जिक्र है, या वो ऐसी कोई फ्यूचर प्लानिंग है अगले 5 महीनों के भीतर? तो रोजगार का जो मुख्य क्षेत्र है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ही है। जो मुख्य क्षेत्र है रोजगार देने वाला, जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, या कुछ सेवा क्षेत्र भी उस तरह से विकसित नहीं है जहाँ पे रोजगार बहुत उपलब्ध हो। और यदि रोजगार उपलब्ध है भी, तो बहुत स्किल्ड लेबर हमारे पास बिहार में नहीं है। तो जो रोजगार का मॉडल है बिहार का, वो रोजगार का मॉडल मुख्यतया रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग में प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक मुख्यतः जो है टीचर्स अपॉइंटमेंट बहुत होते हैं। तो टीचर्स के अपॉइंटमेंट के नाम पर अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत सारे बीपीएससी के शिक्षकों को, जो 10+2 के टीचर्स थे, उनको बहुत सारे जैसे कहते हैं रोजगार पत्र वितरण किया है, अभी हाल ही में किया है। तो इस तरह से एक क्षेत्र ऐसा है जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें क्या है कि बीएड कर लिया आपने, एमएड कर लिया, या पीएचडी कर लिया। तो पीएचडी कर लिया तो आपको हायर एजुकेशन में नौकरी मिल जाएगी। यदि आपने बीएड कर लिया है तो आपको मिडिल क्लास में नौकरी मिल जाएगी, और प्राइमरी लेवल पे नौकरी मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा स्किल की जरूरत होती है, किसी न किसी रूप में आपको नर्सिंग की ट्रेनिंग चाहिए या इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन बीएड वाले छात्र छात्राएं यहाँ बहुत मिल जाते हैं। तो नौकरी के लिए अभी जो मुख्य घटक है, मुख्य कंपोनेंट है बिहार में, वो वो शिक्षा ही है। और जी, मैं इसलिए वही, अब हमारा सवाल वही है कि जब आप बजट को देख रहे हैं तो मतलब जो आवंटित जो राशि है उसमें आपको ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगले 5 महीने में या एक आध महीने में या कभी ना कभी ये देखने को मिले कि हाँ हम इतनी बहालियां ला रहे हैं। एजुकेशन के ही क्षेत्र पे मिलेगा, टीचर्स की बहाली बहुत ज्यादा होगी, टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स बहुत होंगे, क्योंकि उसके अभ्यर्थी मिल जाते हैं सामान्यतया। मतलब यदि बीएड किए हुआ लड़का मिल जाता है या पीएचडी किया हुआ लड़का मिल जाता है। हाँ, क्वालिटी क्या होगी क्या नहीं होगी इस पर एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन रोजगार देने का जो सिलसिला है वो हो सकता है। कुछ बहालियां, कुछ रोजगार जो है स्वास्थ्य विभाग में भी मिलने की उम्मीद रहती है। बाकी विभागों में थोड़ा स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है। तो इसलिए हो सकता है कि उन सेक्टर्स में अभी फोकस नहीं किया गया, क्योंकि हम, हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इस तरह का नहीं है कि बहुत स्किल्ड लेबर हमको उपलब्ध करा सके। इसलिए रोजगार की संभावना जब तक इलेक्शन से पहले 12 लाख, खुद ही अभी कल परसों में अनाउंस किया है कि 12 लाख टीचर्स को हम या शिक्षा विभाग में अपॉइंटमेंट देंगे। वो प्राइमरी लेवल पे भी दे सकते हैं। अभी लगातार हायर एजुकेशन में नौकरियां मिल रही हैं, लगातार टीचर्स आ रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी हो रहा है। तो जहां, हाँ, बीपीएससी वगैरह में जो पेपर लीक वगैरह का मामला है, उसने जरूर डेंट किया है, उसने बिहार सरकार की छवि को जरूर धूमिल किया है। अदरवाइज जो बीपीएससी की परीक्षाएं हैं, उससे भी बहाली ये लोग करना चाह रहे थे, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं कारणों से वो रोजगार का जो क्षेत्र था, बीपीएससी के द्वारा रोजगार देने की बात थी, उसमें कमी आई है। बट ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, या ग्रामीण विकास का क्षेत्र है,
इसमें जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होता है तब तक रोजगार की पूरी संभावना है, जहां तक मतलब जो स्किल्ड है, जो उपलब्ध है, उसको रोजगार मिलने की संभावना है। अच्छा सर, आर्थिक सर्वे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भी थे, उनके सेक्रेटरी आनंद किशोर भी थे। एक बड़ा सिंपल सा सवाल उनसे पूछा गया कि बिहार का जो विकास दर है वो पिछली बार की तुलना में घटा है। तो उसके बाद एकदम सन्नाटा सा छा जाता है, बगलें झांकने लगते हैं उनके जो सेक्रेटरी हैं। सम्राट चौधरी को भी कुछ समझ नहीं आता कि इस सिंपल सा सवाल का क्या जवाब दें। और आखिर में इसका जवाब ये आया कि सिक्किम की तुलना में, मतलब एक सिक्किम ही एक ऐसा स्टेट है जिसका ग्रोथ रेट हमसे ज़्यादा है, बाकी नेशनल एवरेज जो है या बाकी स्टेट्स का जो हाल है उससे हमारी स्थिति बेहतर है। तो क्या आपको लगता है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये जो जवाब है वो पर्याप्त था? आप कन्विंस होते हैं उस जवाब से? नहीं, देखिए, कन्विंस तो नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत यदि कोई भी अर्थशास्त्र जानता होगा तो ग्रोथ रेट के दो पैमाने होते हैं ग्रोथ रेट निकालने के। एक होता है कि कांस्टेंट प्राइस पे निकाला जाता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी 2025 चल रहा है तो 2020 के मूल्यों पे हम निकालें, या एक चल रहा है कि करेंट प्राइस पे हम निकालते हैं। तो करेंट प्राइस पे लगभग 14% का ग्रोथ रेट ये लोग माने बिहार इकोनॉमी दिखा रही है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नहीं, मतलब ग्रोथ रेट पहले की तुलना में कम हुआ है। कम होने के का जो सबसे कम हुआ है का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप उत्पादन ड्रिवन नहीं है, या प्रोडक्शन ड्रिवन इकोनॉमी हमारी नहीं है। बिहार जो है एक्सपेंडिचर ड्रिवन इकोनॉमी है। प्रोडक्शन ड्रिवन कि हम बहुत उत्पादन कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। हमारा यह है कि हम लोग कंजम्पशन ड्रिवन है, या एक्सपेंडिचर के थ्रू कंज्यूम करते हैं। तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि आप अधिक से अधिक जो है रोजगार दें, लोगों के हाथ में पैसा जाए और उस पैसे को खर्च करें, ताकि ये इस इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़े। अब क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल चेंज करने की संभावना अब नहीं है, चूंकि बिहार सरकार के 5 साल भी पूरे हो चुके हैं, और 5 साल भी जो पूरे हुए हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हुआ है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सुविधाओं पे कम खर्चा हो रहा है। उसी तरह से स्वास्थ्य पे बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की, उस पे खर्च करने की ज्यादा जो आवश्यकता है। जब इस तरह का एक्सपेंशन करेंगे, या थोड़ा कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको, उसमें बुनियादी परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, तब तो सही मायने में जो विकास होगा, या विकास का जो रिफ्लेक्शन होगा, वो हर क्षेत्र में होगा। लेकिन अभी क्या है कि दो तीन चार पांच इनके पास फोकस सेक्टर हैं बिहार के पास, जिसके एक्सपेंडिचर को बढ़ा के विकास किया जाता है। इसलिए जो यदि वित्त मंत्री इस बात से सहमत, मतलब जब पूछा जाता है कि भाई बिहार आज भी सबसे अंतिम पायदान पे है ग्रोथ रेट में, प्रति व्यक्ति ग्रोथ रेट में नहीं, ग्रोथ रेट में तो हो सकता है आगे, लेकिन जो प्रति इनका व्यक्ति नहीं। हाँ जीएसडीपी है, मतलब स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो सबसे कम है आज भी। नेशनल चौदह एवरेज का परसेंट सिर्फ ग्रोथ 34%, नेशनल एवरेज का सिर्फ 34%, मैं देख रहा था। हाँ 34% है ग्रॉस। जो पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो नेशनल एवरेज का 34% है, मतलब कि पर कैपिटा इनकम में सबसे लास्ट में है। बाकी इतना खर्च करने के बाद भी आप ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितने इंडिकेटर्स हैं वो आज भी बिहार के सबसे खराब, मतलब नीचे हैं, सबसे निचले पायदान पे है। तो मैंने पहले भी कहा था इस बात को कि नहीं, आपको फोकस करने की जरूरत है कि जो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी तो बढ़नी चाहिए बिहार में चूंकि उसकी आवश्यकता है, लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का बढ़ना, एजुकेशन में ही क्वालिटी का बढ़ना जरूरी है। और उसके लिए जो बुनियादी आवश्यकता है, बुनियादी सुविधाएं हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो अपने आप पोटेंशियल ऑफ द बिहार इकोनॉमी वो इन्हांस करेगा, वो बढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने ये बात समझ में आती है कि अभी भी बिहार की इकोनॉमी फ्रेजिल है, मतलब बहुत
बहुत उसके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं। अच्छा सर, इकोनॉमिक सर्वे को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि बीते 10 सालों में 349 कारखाने बंद हुए हैं। मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे का वो डेटा भी मैं पढ़ के बता दूं कि हाँ हाँ बताइए। देश की औद्योगिक यूनिट्स में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 1.34% है। और 2013-14 में 3132 कारखाने जो थे वो फंक्शनल थे। और 2022-23 में ये संख्या घट के 2782 हो गई। और सर, जब आज हमने देखा तो फार्मा कंपनियों का हब बनाने की बात कर रहे थे वित्त मंत्री। लेकिन हमने ये देखा है कि बिहार के कई सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी फार्मा कंपनियां बाहर हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाहर हैं, लेकिन बिहार में एक भी नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि बिहार का कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है जो बीएसई पे लिस्टेड हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे देखते हैं कि फार्मा कंपनियों का आप हब बनाना चाहते हैं लेकिन बिहार के किसी उद्योगपति का ही कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार में नहीं है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होना चाहिए बिहार में, ये अच्छी, आप कह सकते हैं। हम भी चूंकि बिहार में काफी सालों से हम लोग रह रहे हैं, 30 साल के आसपास हो गया हम लोगों को रहते। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आधारभूत सुविधाओं में काफी अच्छा विकास हुआ है। जो बेसिक लाइफ जीवन की बेसिक जो जरूरतें हैं उसमें काफी अच्छा विकास हुआ है। ये भी सही है कि पहले की तुलना में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बदली है। लेकिन कोई कंपनी इन्वेस्ट करने की स्थिति में या इन्वेस्ट करे, ये स्थिति नहीं बन पा रही आज भी। बिहार की जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अभी हम बना नहीं पाए। एक तरफ लोग कहते हैं नॉर्मली कि मतलब जो बिहार के जो पॉलिटिशियंस हैं खासकर, वो लोग कहते हैं कि चूंकि ये लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए जो है हम बहुत विकास नहीं हो पाता है। लैंडलॉक स्टेट है यहाँ पे, मतलब चूंकि समुद्र का कोई वो किनारा नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का की प्रॉब्लम है। अपने आपके दर्शकों को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा कि एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 में हमारे पहले प्रधानमंत्री लेके आए थे। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि जहां पे खनिज संपदा हो, अ, यदि वहां से कोई दूर इंडस्ट्री लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। और उसको जो वहां से खनिज संपदा है उसको ले जाने में सरकार सब्सिडी देगी। मान लीजिए कि उसको मुंबई में अपनी फैक्ट्री लगानी है और बिहार से उसको खनिज संपदा ले जानी है, तो बिहार से वो ले जाएगा तो उसका कॉस्ट नहीं ज्यादा पड़ेगा, सरकार उसको क्या कर देगी, सब्सिडाइज कर देगी। तो कहने का मतलब है कि वो खनिज संपदा ले जाए, बंबई में अपनी फैक्ट्री लगाए और वहां से पोर्ट से निर्यात कर दे, एक्सपोर्ट कर दे। तो वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी। हम लोग माने एज ए इकोनॉमिस्ट ऐसा सोचते हैं कि भाई ऐसा गुड्स के लिए क्यों नहीं हो सकता। मान लीजिए कि गुड्स हमने बनाया, बिहार में गुड्स बनाया, कमोडिटी बनाई, फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर किया, तो उस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को क्यों नहीं फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत मुंबई के पोर्ट तक ले जाया जाए, वहां से चीजें एक्सपोर्ट हो जाए, या मार्केट में ये जहां भी उस फिनिश्ड कमोडिटी को जाना हो वो चला जाए। तो पहली जो चीज कहते हैं लोग की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट नहीं है। पहली बात तो ये आपने कही कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद होने के कारण वही का कारण भी वही था कि जब कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम चरमरा गई कभी बिहार में, खासकर 2005 के पहले का जो दशक था, 1996 का दशक था, 1990 के ऑनवर्ड जो दशक था, उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम चरमरा गई। जितने इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी थे वो लगभग नगण्य हो गए, शून्य हो गए। सर, इस वजह से लेकिन लेकिन ये वाला जो डेटा हम कोट कर रहे हैं वो कोट कर रहे हैं बीते 10 सालों का। तो उस स्थिति से मैं समझना चाह रहा हूँ कि नहीं क्या नहीं, पॉलिटिकल विल की कमी थी? ये ये जो डेटा आप कह रहे हैं कि हाँ इधर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ बल्कि इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, उसके पीछे भी वही मतलब जो बैकलॉग था वो तो अपनी जगह पे था। जो बिहार की इमेज थी कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, वो अलग था। लेकिन आज भी मैं बता दूं दर्शकों को, एक छोटा सा एक पॉइंट वर्ड कहूंगा कि कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है कि आप माने एक
10 कैपिटल लगाओगे तो कितना आउटपुट मिलेगा। तो उस हिसाब से कैपिटल आउटपुट रेशियो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में सबसे ज्यादा है। मतलब बिहार में यदि एक आउटपुट करना हो तो हो सकता है कि ज्यादा कैपिटल की जरूरत वो तमाम ऐसे आर्थिक और सामाजिक कारक हैं कि जिसमें कैपिटल आउटपुट रेशियो जिसे कहते हैं, जिससे जिससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बढ़ता है। मतलब आप ये समझिए कि आप नोएडा में 5 रुपए लगाएंगे, वहां एक आउटपुट मिलेगा। बिहार में आप 15 कैपिटल लगाएंगे, वहां एक आउटपुट मिलेगा। तो नेचुरल है कि कोई भी आदमी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि नोएडा में इंडस्ट्री लगाए, बेंगलोर में इंडस्ट्री लगाए, जहां की कम कैपिटल पे अधिक आउटपुट मिले। और बिहार में ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि इधर भी जो बंद हो रही हैं कंपनियां, उसके पीछे भी यही रीजन है कि अभी भी हम वो उस तरह का क्लाइमेट नहीं बना पाए हैं इन्वेस्टमेंट का, जिस तरह के क्लाइमेट की इंडस्ट्री को जरूरत होती है। और दूसरी बात मैंने कही कि लैंडलॉक है, जो हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं। तीसरी बात है कि भूमि अधिग्रहण करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें समस्या क्या होती है कि यहाँ ऑलमोस्ट मोर देन 80% जो किसान हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल किसान हैं। तो उनका क्या होता है कि मैंने यदि किसी आपको 10 एकड़ भी भूमि चाहिए, 50 एकड़ भी भूमि चाहिए, तो उसके लिए अधिक से अधिक किसानों, मतलब किसानों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप को भूमि अधिग्रहण करने में दिक्कत होती है। तो ये तो जो मैं बातें कह रहा हूँ वो जो प्रोस्पेक्ट नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसकी बातें कर रहा हूँ। और उसका सुझाव भी दे रहा हूं कि जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आप रॉ मटेरियल के लिए ले आ रहे थे, बिहार के लिए कमोडिटी गुड्स के लिए क्यों नहीं ले आ देते हैं? कि यदि बिहार में कमोडिटी गुड्स बनेंगे तो उनको बॉम्बे तक पहुंचाने के लिए, पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए हम जो है सब्सिडाइज रेट पर उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा देंगे। तो पहली बार, पहले जो समस्या है कि हाँ लैंडलॉक है, इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसको मैं खारिज करता हूँ। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, बीइंग ए सिटीजन ऑफ बिहार, मैं उसको खारिज करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हाँ नए इंडस्ट्री के लिए अधिक से अधिक किसानों को शामिल करना पड़ता है, मैंने लैंड एक्विजिशन करने के लिए। तो वो एक समस्या है जिसको, मतलब हमारे यदि इंस्टीट्यूशन हमारे ठीक रहें, यदि हमारे जो जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो ठीक रहे, तो नेचुरल है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए लैंड मिलने में बहुत परेशानी नहीं होगी। क्योंकि किसान भी अब चाहता है कि खेती में बहुत फायदा नहीं है, छोटे छोटे किसानों को बहुत खेती में फायदा नहीं हो रहा है। तो उनको यदि अच्छा मुआवजा मिले, अच्छा भूमि अर्जन का पैसा मिले, तो वो भूमि देने को तैयार भी रहते हैं। तो ये दोनों बातें हैं। बस ये है कि पॉलिटिकल विल की जरूरत है और एक मॉडल बनाने की जरूरत है, क्योंकि बिना इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लिंकेजेस के बिहार का विकास नहीं हो सकता है, जब तक अच्छा। हम ये लिंकेज करेंगे नहीं। जी जी। आज हाँ। आज हमने बजट में देखा है कि सम्राट चौधरी ने गुड़ के शोध के लिए उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की पूसा में। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे जिले हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, जहाँ पे गन्ना किसान बहुत बड़ी मात्रा में हैं। और वहाँ के जब आप चीनी मिल देखेंगे, बहुत बड़े बड़े चीनी मिल सारे बंद हो गए। और आज सदन में इसको लेके तो हंगामा भी हुआ था। तो विपक्ष के एक नेता कह रहे थे कि रीगा चीनी मिल में किसानों का बकाया है। तो इस तरीके से 5 6 10 सालों से कई चीनी मिलों में किसानों का बकाया है। तो जब वो ये एक छोटी सी चीज वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं सर, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा कि बड़े बड़े उद्योग का तो नहीं पता कि कितनी सारी चीजें, क्या प्रोसेस उस लायक स्टेट है या नहीं है। लेकिन ये तो बड़ा सिंपल सा है कि गन्ना उत्पादन आप करते हैं, चीनी और गुड़ का उत्पादन आप कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में खेती होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो जा रहा है कि चीनी मिल तक आप बंद कर दे रहे हैं? क्या उससे बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है सरकार को? क्या वो इकोनॉमी में बिल्कुल भी उस ग्रोथ में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? कैसे सर आप इस चीज को देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शुगर इंडस्ट्री की जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री रही है, उसमें नेचुरल है कि बिहार ही था जो 40% चीनी का उत्पादन, मतलब देश के कुल उत्पादन का 40% बिहार ही करता था। और वो भी नॉर्थ बिहार का पार्ट करता था, माने गोपालगंज, वित्तीय। सिवान, बेतिया, उधर
चंपारण और पूर्वी पूर्वी चंपारण, चंपारण, ये जी। जो क्षेत्र है, और मुजफ्फरपुर, ये जो क्षेत्र था वो चीनी के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता था। लेकिन 1980 तक जितनी चीनी मिलें, इवन कि वो ब्रिटिश काल से जो चीनी मिलें चल रही थी, और ब्रिटिश काल से जो चीनी मिलें चल रही थी ब्रिटिश के समय से, वो भी जो वो प्राइवेट सेक्टर में थी। और प्राइवेट सेक्टर की वो चीनी मिलें, और सरकार माने स्वतंत्रता के बाद भी सरकार उनको केवल आधारभूत संरचनाएं मुहैया कराती थी, और माने चीनी का अच्छा उत्पादन होता था। लेकिन 1980 में क्या हुआ कि बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब सरकारीकरण करने की प्रक्रिया चली जी। चीनी मिलों की। और चीनी मिलों के सरकारीकरण के कारण मेरे मेरे ही एक मेरे अंडर में मैंने शोध करवाया है एक छात्र से। तो मैं जब इस पूरे लिटरेचर को देख रहा था और पूरे हिस्ट्री को देख रहा था, तो 1980 के बाद से जब सरकारीकरण हुआ या होने की प्रक्रिया शुरू हुई चीनी मिलों की, तो कम से कम 20 चीनी मिलें, मैंने 1980 में सरकारीकरण हुआ, और 2000 आते आते 20 सालों के अंदर, जो 50 सालों से चीनी मिलें चल रही थी, वो 20 सालों के अंदर वो बंद हो गई। फिर कुछ बातें ऐसी आई कि चीनी मिलों को, चूंकि चीनी मिलों की आज भी आप आइएगा कभी नॉर्थ बिहार का क्षेत्र देखिए, तो चीनी मिलों की जगहें अपनी जगह पे स्थापित हैं। मैंने उनका लैंड जी। एक्विजिशन करने की जरूरत नहीं है, लैंड उपलब्ध है। चीनी सुगर केन भी होता है, सुगर केन इलाका है तो सुगर केन भी होता है। हम लोग जैसे लोग या किसान भी ये मांग करते रहे कि भाई इनको रीस्टार्ट करा दिया जाए। जैसे छपरा में एक चीनी मिल बहुत पुराना है, या जो और भी इलाके हैं, माने गोपालगंज में कुछ चीनी मिलें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, और पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में भी कुछ कुछ चीनी मिलें आज भी चल रही हैं, और जो प्रॉफिट में चल रही हैं, मैं मतलब जाके वहां देख चुका हूं। तो इसको पुनः अल्टीमेटली शुरू कराने में, अल्टीमेटली इसमें एक चीज ये देखते हैं कि नुकसान किसानों का होता है कि पहले उनको 5 या 10 किलोमीटर के अंदर में चीनी मिल मिल जाता था। अब वो 50 60 100 किलोमीटर तक अपना गन्ना लेके जा रहे हैं, तो उसमें जो लागत है, उनका कॉस्ट है, वो कहीं उस मतलब जितना वो कमा नहीं रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वो गंवा रहे हैं इस ट्रांसपोर्टेशन में। नहीं नहीं, नेचुरल है कि जो चीनी मिलें पहले हुआ करती थी और जिसकी वजह से नॉर्थ बिहार का किसान प्रॉस्परस हुआ करता था, उन चीनी मिलों के बंद हो जाने के कारण क्या हुआ कि अब उनको तो भारी नुकसान हुआ। और मैं तो ये बार बार कहता हूं कि वहां तो लैंड एक्विजिशन की भी प्रॉब्लम नहीं है, जी। लैंड अभी भी पड़ी हुई है, और उसको अब शुरू कराने की बात है। तो मैं ऐसे ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी, तो रिपोर्ट में ये हुआ कि कोई भी आदमी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इन चीनी मिलों को पुनः स्थापित करने के लिए या रीओपन करने के लिए बिट नहीं दे रहा। बिट बिट देना मतलब निविदा देना, आप समझ रहे हैं? वही बात पुरानी आ गई कि कोई भी आदमी बिहार में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। बिहार के प्रति जो बिहार की जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिबिलिटी, वर्ड मैं कह रहा हूं कि निवेश की जो विश्वसनीयता है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। बिहार सरकार ने कई बार कोशिश की कि जो जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, या इवन की जो जो उद्योग वाल पहले से बंद हैं, वहां पे उद्योग लगाए जाएं। लेकिन उद्योग लगाने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है, कौन? इन्वेस्टर। प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा तभी वो। लेकिन वो जो बिड करने वाले थे, वो जो निविदा देने वाले थे, उन लोगों ने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए जो चीनी मिलें हैं वो रीओपन नहीं हो सकी। जो चीनी मिलें, 32 चीनी मिलें लगभग बंद हो गई राज्य सरकार बिहार में, वो चीनी मिलें पुनः पुनः स्थापित होने की स्थिति में अभी फिलहाल नहीं है। और ये हमारे यहाँ किसानों को का सबसे बड़ा लॉस है। एथेनॉल के कुछ इंडस्ट्री जरूर आजकल लगे हुए हैं, जिसमें मैंने गन्ने का उपयोग करके एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया बिहार सरकार में चल रही है। तो वो चली है। और जो पुरानी चीनी मिलें जो प्राइवेट सेक्टर में थी, मैंने आपको बताया पहले भी, इस बात को आप मतलब प्रचारित करिए, दर्शकों को बताइएगा कि जैसे ही सरकारीकरण हुआ चीनी मिलों का, या सरकारीकरण होने की प्रक्रिया शुरू हुई, और 20 सालों के अंदर वो जो लाभ में चीनी मिलें चल रही थी, वो चीनी मिलें बंद हो गई। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की कमी हो गई, कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी की कमी हो गई उन चीनी मिलों में, जिनको हम सरवाइव नहीं कर सके। और यहाँ के इंडस्ट्री जो बंद हुए, उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट नहीं है। वो तो एक बात है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होने के कारण भी यहाँ की इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। ये भी एक सबसे बड़ा कारण अच्छा सर, आमतौर पे हमने बीते है। कुछ सालों में देखा कि किसान अपनी तरफ से एमएसपी की बात करते हैं। आज बजट में
वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वो अरहर, मूंग और उड़द किसानों को, अगर वो उसकी खेती करते हैं तो इन फसलों को वो एमएसपी पे खरीदेंगे। आप इस चीज को कैसे देख पा रहे हैं? क्या उस चीज को, उनकी खेती को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? कितना संभव है, कितना नहीं? आप इसको कैसे देख रहे हैं जब ये चीज आई है एमएसपी? नहीं, मैं आपको बता दूं कि एमएसपी का फायदा एमएसपी का फायदा किसी किसान को कब मिलेगा। एमएसपी का फायदा किसी भी किसान को तब मिलेगा जब उसके पास सरप्लस हो, अपने कंजम्पशन के अलावा उसके पास इतना सरप्लस हो कि वो एमएसपी के रेट पर बेच सके, नंबर वन। तो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ दो फसलों के लिए प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है, एफसीआई के द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। दो फसलें हैं, वो है राइस माने धान और गेहूं, इनकी। लेकिन ये पूरे देश का, माने हमारे प्रोक्योरमेंट का 10% भी, मैंने आपको ये आंकड़ा बता रहा हूं कि 10% भी प्रोक्योरमेंट चावल और गेहूं का, माने बिहार के किसानों से नहीं हो पाता है। हम्म। तो कारण क्या है? मैंने मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि आपको वो मशीनरी जो प्रोक्योरमेंट करती है, वो मशीनरी आपकी सही होनी चाहिए। एफसीआई का आदमी सही होना चाहिए, उस किसानों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसानों के पास बहुत सरप्लस नहीं है। जैसे पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास बहुत सरप्लस होता है, वो गेहूं की भी खेती व्यवसायिक स्तर पे करते हैं। लेकिन बिहार के किसानों के पास माने 1% किसान के पास बहुत अच्छा सरप्लस हो सकता है, 1-2% किसानों के पास। लेकिन 90% किसानों के पास बहुत अच्छा सरप्लस नहीं होता है। तो जो प्रोक्योरमेंट होता है गेहूं चावल का, वो तो ठीक से नहीं हो पाता है। तो वही तो मैं समझना आप, चाह रहा हूँ जी। थोड़ा सा मैं आपको रोक के, मतलब यही चीज मेरे हाँ हाँ, जिज्ञासा में आ गई कि आखिर इन तीन फसलों का नाम ही क्यों लिया गया? नहीं, जैसे इन तीन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा बस रही है जी। बिहार में। जो इन इन तीन फसलों को, माने दलहन को खासकर, भारत सरकार भी चाह रही है कि मतलब दलहन पे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े, और दलहन के उत्पादन के लिए अ, हमारी सरकार चाह रही है कि मतलब इस पर हम आत्मनिर्भर निर्भर हो जाएं। तो आत्मनिर्भर होने का जो सबसे बड़ा रीजन है कि एस्योर्ड प्रोक्यूरमेंट हो जाए, माने उनकी कीमत पर कोई आंच ना आए। मतलब ये इन, जैसे चावल और गेहूं का एमएसपी तय होता है, उसी तरह से एमएसपी अरहर के लिए, मूंग के लिए, और जो दलहन है उनके लिए तय कर दिया जाए। तो जो एमएसपी तय की गई है, वो दलहन के किसानों को ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस दर पर आपके इन खाद्य पदार्थों का प्रोक्योरमेंट होगा, आपको सुनिश्चित कीमत मिलेगी, इसलिए आप इसका उत्पादन बढ़ाएं। इसलिए ऐसा किया गया है। जो मैकेनिज्म है, जो प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया है, मैं तो ये कहता हूं, आपको एक सजेशन, मतलब आपके माध्यम से मैं दर्शकों को देना चाहता हूं। मैं इस बार मामले में ऐसा मानता हूं कि जब नीतीश गवर्नमेंट ने पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी है, तो गांव के स्तर पे ऐसा क्यों नहीं होता है कि गांव के स्तर पे ही मुखिया के माध्यम से ही, या एफसीआई के द्वारा, मुखिया के सहयोग से प्रोक्यूरमेंट की व्यवस्था हर पंचायत में क्यों नहीं कर दी जाती? क्योंकि इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा किसी भी किसान को। तो किसान के पास जो भी सरप्लस है, वो विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकृत जो संस्थाएं हैं, जैसे पैक्स है हमारे यहाँ बिहार में, ठीक है, तो पैक्स के माध्यम से ये सारे के सारे प्रोक्यूरमेंट किए जाएं, जो कि किसानों के नजदीक हो। और तो उसका कुछ लाभ किसानों को, बिहार के किसानों को लाभ मिल सकता है। और बिहार के किसानों को यदि लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो एग्रो इंडस्ट्री लगा के आप लाभ दीजिए, चाहे उनकी फसलों की अच्छी कीमत दे के दीजिए, लेकिन जब तक किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से बिहार इकोनॉमी को बहुत बेसिक स्तर से अच्छा कर पाना, सुदृढ़ कर पाना, ये एक मुश्किल काम है। किसान, चूंकि यहाँ पे आज भी सबसे ज्यादा किसान, माने लोग जो है कृषि पर निर्भर करते हैं, इंडस्ट्री नहीं होने के कारण। यदि 59% आपके सर्विस सेक्टर से आ रहा है, तो आज भी जो है एक बड़ा सेगमेंट एग्रीकल्चर से आ रहा है, और 40-44% लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर भी कर रहे हैं।
तो इसलिए जो है यहाँ के की जो खेती है उसको बढ़ाने की जरूरत है। किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, वो चाहे प्रोक्योरमेंट के माध्यम से, एफसीआई के माध्यम से, एमएसपी के माध्यम से पहुंचे, लेकिन उस मैकेनिज्म को सुदृढ़ करने की जरूरत। अच्छा जी। सर, अब एक चीज और इसमें आज के बजट में हमने देखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। जैसे जो छात्रवृत्ति है उसको दोगुना करने की बात की गई, जो अनुदान दिया जाता है एससी एसटी को उसको दोगुना करने की बात की गई। और उसके बाद महिलाओं के लिए कि मतलब वाहन चालक बने इसके लिए अलग से ट्रेनिंग होगी, पिंक टॉयलेट लगेंगे, और उसके बाद और तमाम तरह की चीजें महिलाओं के लिए कही गई। तो आपको क्या लगता है कि 5 महीने में कहीं ये सब इम्प्लीमेंट होता दिखेगा? और अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इसके चुनावी फायदे क्या हो सकते हैं? या फिर बजट का की जो ये राशि है उस चीज के लिए वो वैसे ही चली जाएगी जैसे हर बार होता है कि वो खर्च ही नहीं हो पाया? आप कैसे देखते हैं इस वाले मूव को, कैसे देखते हैं अचानक से राशि को एकदम नहीं, दोगुना कर देना? जो आपने कहा कि सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन शिक्षा पे हुआ है, तो बजट एलोकेशन शिक्षा पे हुआ है, लेकिन मैं चूंकि मेरा अनुभव है कि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे त्वरित रोजगार की संभावना है बिहार सरकार में। तो इसलिए है कि टीचर्स की बहाली या टीचर्स को रोजगार उपलब्ध कराने का काम यहाँ बहुत तेजी से हो रहा है, या हर सेगमेंट में, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, मिडिल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो। शिक्षकों की बहाली बहुत तेजी से होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा पे सरकार ने फोकस किया है, खासकर जो नीतीश जी का सबसे बड़ा जो ड्रीम सेगमेंट है, ड्रीम लोग हैं, वो महिलाएं हैं। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के का रोजगार, महिलाओं का आरक्षण, मैंने हर जगह उन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं, मतलब 50% आरक्षण पंचायती राज में दे देना, ये और कोई कोई सरकार नहीं की है, जो नीतीश जी ने किया है। तो इसके कारण हुआ यह है कि महिलाओं का विश्वास नीतीश सरकार पे बढ़ा है। हाँ, उसी बात को मैंने उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि महिलाओं की सुरक्षा, जैसे पिंक क्या बस चलाने की हाँ बात जी हो, जी। या हाँ और भी जो महिलाओं के लिए इन्होंने अभी इस बजट में लेके आए हैं, अपना प्रोविजंस लेके आए हैं। तो महिलाओं को जैसे स्कॉलरशिप देने की बात है, तो आपको मैं बताऊं कि एक योजना चलती है बिहार में, कन्या उत्थान योजना। तो विश्वविद्यालयों में लड़कियां जो हैं, कन्या उत्थान योजना के नाम पे लड़कियों का जो इनरोलमेंट बढ़ा है, वो आप मतलब मैंने वो एक्सपेक्टेशन से अधिक है। मतलब लड़कियों 50,000 रुपया पर इस गर्ल्स को मिलता है, फीस नहीं लगती है एक तो, और दूसरा 50,000 रुपया मिलता है यदि वो ग्रेजुएशन कर लेती है लड़की तो इसको कहते हैं हमारे यहाँ बिहार में कन्या उत्थान योजना। तो अब उससे क्या होता है कि इनरोलमेंट रेशियो काफी बढ़ा है, और उससे ठीक है कि क्वालिटी उतना, लड़कियों की एजुकेशन का, एजुकेशन की क्वालिटी पर प्रश्न चिन्ह हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी इतनी लड़कियों की बढ़ी है, इनरोलमेंट इतना ज्यादा बढ़ा है कि ये सरकार के लिए एक जैसे कहते हैं ना, अपनी शाबाशी लेने वाली भी बात हो सकती है कि लड़कियों का एनरोलमेंट, इसीलिए उनको प्रोत्साहन। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं पर वो उसके अलावा नीतीश ये सरकार। छात्रवृत्ति और अनुदान वाली भी बात कवर कर सकते हैं आप, कि हाँ, उसको उसको जो दोगुना किया है? मैंने महिलाओं के लिए किया है या नहीं एस सी एस टी नहीं, के लिए किया है? एस सी एस टी के लिए किया है। हाँ, एस सी एस टी के लिए भी किया है। तो ये सारी चीजें वही है कि इसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि दिस इज द पॉपुलिस्ट वे। मतलब पॉपुलिस्ट वे का मतलब हो गया कि चुनाव को देखते हुए इन चीजों को बढ़ाने की जरूरत नीतीश सरकार ने की होगी। लेकिन इनका जो मुख्य सेगमेंट है महिलाएं, मुख्य सेगमेंट है सी एस टी या अति पिछड़ा, उस सेगमेंट में जैसे स्कॉलरशिप देने की बात हो या स्कॉलरशिप को बढ़ाने की बात हो, ये ऐसा करके इस काम को वो ऐसा नहीं, आपने जो कहा कि नहीं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इस चीज को इम्प्लीमेंट भी नीतीश सरकार जल्दी से जल्दी करना चाहेगी। मैंने वो चाहेगी कि इलेक्शन से पहले जो महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए जा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और एस सी एस टी छात्रों के लिए या छात्राओं के लिए जो भी करना है वो पूरा किया जाए, ताकि ये सीधा है। जैसे आरजेडी ने माई बहन योजना या अन्य सरकारों ने महिलाओं को 2,500 3,000, अभी भी इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान बिहार सरकार ने नहीं किया, जिसे कहते हैं कि रेवड़ी बांटना।
तो अच्छा। रेवड़ी बांटने वाला जी जी। कल्चर तो नहीं किया इन्होंने, लेकिन ये जरूर है कि जो पहले से योजनाएं चल रही थी उनको एक्सटेंड करके और अधिक ये चाहेंगे कि उसे लागू करें, और लागू करके चुनाव में जो उनकी उसका पुरस्कार पाने की कोशिश नीतीश सरकार कर सकती है। लेकिन सर आने वाले टाइम में ये चीज आपको दिख रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अ, मतलब महिलाओं के लिए 2500 रुपये महीने की वो डिमांड कर रहे थे। उसके बाद वो पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, बेरोजगारी भत्ते की मांग की जा रही थी। आपको क्या लगता है कि जिस तर्ज पे दिल्ली का इलेक्शन लड़ा गया, मध्य प्रदेश में जो चीजें हुई, महाराष्ट्र में जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया, तो क्या आपको लगता है कि तीन राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसको अब मतलब थोड़ा सा आगे लेकर जाया जाएगा और बिहार में भी चुनाव उसी पे लड़ा जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बोला था, तो अब आपको लग रहा है कि फिर मतलब इन्हीं तर्ज पे बिहार का चुनाव भी आगे पुश होगा? नहीं देखिए, एक मॉडल तो है ही है, मॉडल या तो या सीधा क्या सीधा है। बिहार की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है? हालांकि सारे राज्य कर्ज में चल रहे हैं, लेकिन क्या बिहार की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि ऐसी योजनाएं वहां लागू हो सके? नहीं देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से इतनी मजबूत नहीं है कि वो इस तरह की जो पॉपुलिस्ट या जो रेवड़ी कल्चर की योजनाएं हैं वो उसको वो सहन कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक सिंपल सा आंकड़ा है कि यदि जैसे मान लीजिए कि 3.7 लाख करोड़ का ये बजट है, तो मैंने आपसे ये कहा कि 3.7 लाख या 60,000 करोड़ का बजट यदि आपका है शिक्षा में, तो 61,000 करोड़ के बजट में 80% कहाँ चला जाता है? उसके इस्टेब्लिशमेंट पे खर्चा हो जाता है। माने लोगों के पेमेंट, तनख्वाह देने में, सैलरी देने में, पेंशन देने में, और भी तरह की जो चीजें हैं उसको देने में खर्च होता है। तो आपके पास बचते हैं जो योजनागत व्यय है वो तो बहुत कम बच जाता है। इसी तरह से यदि 3.7 लाख करोड़ का बजट यदि पेश किया गया है, तो हमारे पास जो योजनागत मतलब लोगों को देने के लिए पैसे हैं वो 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि बिहार की इकोनॉमी क्या इतनी मजबूत है, या अन्य प्रदेशों की में जो चीजें अभी चल रही हैं कि सीधे सीधे दिल्ली सरकार ने 2,500 करोड़, 2,500 रुपए पर प्रति महिलाओं को देने की बात कही। तो अब दिल्ली सरकार का क्या बजट है, कितना रिवेन्यू जनरेट कर पाते हैं? यहाँ रिवेन्यू जनरेट करने का तो एक ही कारण, एक ही तरीका है, टैक्स। इतना राजस्व इनको मिलता है उसका बहुत। और दूसरा है कि केंद्रीय अंशदान है। मैंने दूसरा जो तरीका है बिहार सरकार को मिलने वाला राजस्व मिलने का तरीका है वो केंद्रीय अंशदान है, चाहे वो 15th फाइनेंस कमीशन से अंशदान मिल रहा हो, चाहे केंद्र सरकार इनको अभी तो नीतीश जी के गवर्नमेंट के सहारे जो केंद्र सरकार चल रही है उन्होंने भी काफी कुछ पैसा देने की बात की है और पैसा दे भी रही है सरकार को। तो राजस्व के तो दो ही स्रोत हैं। एक तो पहला स्रोत है इनका कर, जो टैक्स है जीएसटी के माध्यम से इनको मिल रहा हो, और दूसरा जो है केंद्र सरकार का अंश हो। तो उस राजस्व के हिसाब से तो जो भी ये माई बहन योजना जो हमारे तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष लाना चाह रहे हैं, तो अब उसका जो मैं कैलकुलेशन एक छोटा सा मेरे दिमाग में आया था कि यदि ये माई बहन योजना लाएंगे तो 6 करोड़ महिलाओं में 2,500 से आप गुणा कर लीजिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है। 6 करोड़ महिलाओं से यदि 2,500 रुपए से गुणा करेंगे तो ये बहुत बड़ी राशि हो जाती है। और ये भी मैं समझाने की कोशिश अपने दर्शकों को करना चाहूंगा कि जो 3.7 लाख करोड़ रुपए का बजट देख रहे हैं उसमें योजनाओं का बजट, भाई बाकी जितने विभागों में आप देखेंगे तो उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है उसको निकालने के बाद ही, उसको निकालने के पश्चात ही आप जो है योजनाओं पे खर्चा करते हैं, तो वो तो बजट कम हो जाता है। तो आखिर ये पैसा कहां से आएगा जो आप इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं कि सीधे सीधे हम महिलाओं को भाई नीतीश गवर्नमेंट ने भी, मैंने कहा थी कि छात्र छात्राओं के लिए एक योजना लाए, कन्या उत्थान योजना, तो इस तरह की योजनाओं पे वो खर्चा कर रहे हैं। अब ये जो बड़ा सा खर्च है, इस खर्च के लिए मैं नहीं समझता हूं और मैं इस ओपिनियन में नहीं हूं
कि बिहार इकोनॉमी इतनी रेडी है, इतनी तैयार है कि वो माई बहन योजना की को लागू करने की स्थिति में है। अब वो नेता प्रतिपक्ष किस तरह से इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे या किस तरह से लाएंगे, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये बिहार की जो इकोनॉमी है वो उतनी मजबूत नहीं है कि इस तरह की योजनाओं को वो लागू कर सके। दरअसल जब मैं ये जी। सवाल पूछ रहा था तो सिर्फ तेजस्वी यादव की तरफ से ही नहीं कह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से दिल्ली में सभी ने घोषणाएं की, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी भाजपा सरकार वो दे भी रही है, तो क्या चुनाव में ये पुश होगा? आपको सर क्या लगता है कि चुनाव में ये वाला नैरेटिव पुश होगा और इस योजना को दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन इस चीज को आगे लाएगी कि हम ये राशि आपको दे सकते हैं? नहीं, ये तो देखिए, अब एक तो नैरेटिव सेट हो चुका है, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो चुका है, इकोनॉमिक्स पीछे हो गई है, पॉलिटिक्स आगे हो गई है, मैं ऐसा समझता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि 6 करोड़ से मल्टीप्लाई करके 2,500 से देख लीजिए कितने करोड़ रुपए होते हैं। क्या ये बिहार सरकार इसमें सक्षम है कि नहीं है? मैं लेकिन ये नैरेटिव सेट होगा, और ये नैरेटिव इसलिए सेट होगा, मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सीधा फायदा पहुंचाता है। किसी भी वर्ग को यदि तुरंत फायदा पहुंचाना हो, तो मैं ये कह दूं कि बेरोजगारी भत्ता 5,000 दूंगा। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह देती है कि बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए देंगे, तो आप सोचिए कि जितने बेरोजगार हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आकर्षित होंगे। यदि आप महिलाओं को कहें कि 2,500 रुपए देंगे, तो नेचुरल है कि आकर्षित होंगी। तो ये नेरेटिव तो होने वाला है। अब इस नैरेटिव को कैसे फुलफिल किया जाएगा, ये एक हम देखने वाली बात है कि बिहार जैसे राज्य जहाँ पे कुछ राजस्व, जैसे यहाँ पे शराबबंदी भी है, तो राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत शराब माने एक्साइज ड्यूटी से भी आता था, वो भी बंद है। तो मैंने बताया कि राजस्व के दो ही स्रोत हैं, एक केंद्रांश है, मैंने केंद्र से मिलने वाली राशि है, एक कर की राशि है। तो वो किस तरह से हम लोग राजस्व इकट्ठा करेंगे इन योजनाओं को की प्रतिपूर्ति के लिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन नैरेटिव है, नैरेटिव में मैं इसको इससे इनकार नहीं कर सकता। सर और एक अंतिम सवाल आपसे कि जैसे एक घोषणा ये भी की गई कि पूर्णिया एयरपोर्ट से अगले 3 महीने के भीतर एक उड़ान जरूर भरेगी और सब कुछ फंक्शनल हो जाएगा। और इस तरीके से जहां जहां भी एयरपोर्ट बने हुए हैं या निर्माणाधीन है उस पे बड़ा जोर दिया गया, और एक इसमें एक क्षेत्रीयता का वो भाव आता है कि हमारे जिले से अब फ्लाइट उड़ान भरेगी और ये सारी चीजें फंक्शनल हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से हमने यूपी में देखा कि जैसे गोरखपुर के बाद जब कुशीनगर में एयरपोर्ट बनाया गया, तो या फिर दरभंगा एयरपोर्ट की हमने स्थिति देखी कि फ्लाइटें कई बार कैंसिल होती हैं, बहुत डिले होता है। तो इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि क्या पूरी तरह से तैयार है, या कई बार ऐसा हमने सुना कि 3 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, अगले चुनाव तक? आपको क्या लग रहा है, ये क्या फेंका गया है? इसमें सबसे बड़ी बात वही है कि जब तक जो यातायात के जो इस तरह के साधन है, जो मतलब जैसे एयरपोर्ट बनाना या थ्रू एयर ट्रेवल करने वाला जो कल्चर है, वो उन्हीं जगहों पे ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा सस्टेनेबल है, जहाँ पे औद्योगिक या जिसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। जैसे आप कभी भी ये नहीं देख सकते कि बेंगलोर की फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम हो या कोलकाता की फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन जहां पे, या इवन की पटना की फ्लाइट में, चूंकि बिहार एक पटना सेंट्रिक प्रदेश है। बिहार को हम जो महसूस करते हैं, बहुत सारे जिलों में आप जाइएगा तो लगेगा नहीं कि वो एक शहर पूरी तरह से विकसित हो चुका है। तो अर्बनाइजेशन की पॉलिसी बिहार में उतनी अच्छी नहीं रही है, और अर्बनाइजेशन की पॉलिसी अच्छी नहीं रहने का सबसे बड़ा रीजन वही है कि आपने बताया कि 1.3% का इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने जो परसेंट ही इंडस्ट्री का जो वो है, हमारा ठीक है, कंट्रीब्यूशन 10% कंट्रीब्यूशन है। तो जब इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो उससे लिंकेजेस जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत अच्छा नहीं होगा कहीं का। और सरकार की जो मैं बिहार सरकार के बारे में थोड़ा सा मतलब इस बारे में आलोचना करता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अच्छे मतलब
ग्रोथ सेंटर बने, जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद, प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है। इस तरह की स्थिति बिहार में नहीं है। बिहार में पटना तो है, और पटना और और बेगूसराय जो सेकंड मतलब बेस्ट है, उसमें ही एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए जो आप एयरपोर्ट की जो चर्चा कर रहे हैं, यातायात के जो सामान्य साधन है, जैसे रेलवे है, सामान्य साधन है जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो हाई कॉस्ट ट्रेवल के जो मोड हैं, जैसे एयरपोर्ट या एयरलाइंस, तो उसमें नेचुरल है कि जब तक वहां की इकोनॉमिक पोटेंशियल, जैसे पूर्णिया की इकोनॉमिक पोटेंशियल यदि आप नहीं बढ़ाते हैं, दरभंगा की इकोनॉमिक पोटेंशियल नहीं बढ़ाते हैं, आप छपरा से वो चला दें, एयरपोर्ट एयरलाइंस चला दें, तो नेचुरल है कि उसको अफोर्ड करने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग उस, और बिजनेस का मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट यहाँ नहीं है छपरा में। तो पहले तो उस तरह की चीजें शुरू करिए, और तब ये चीजें बनाइए तो बात बनती है। हाँ, कुछ लोगों को जरूर सुविधा हो जाती होगी, जिसको कभी कभी जाना होता होगा कि हाँ दरभंगा जाना है, बट पहले बेसिक्स को ठीक करिए। मैंने कहा ना, पहले इंस्टीट्यूशंस को ठीक करिए, मार्केट को ठीक करिए, इकोनॉमी को ठीक करिए, फिर एयरपोर्ट लाइएगा। तो नेचुरल है कि वो एयरपोर्ट कैटलिस्ट का काम करेगा इकोनॉमी में। अच्छा सर, ये इस सवाल का जवाब बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने बहुत लंबी चर्चा की तमाम चीज़ों पे। ओवरऑल जब आप इस बजट को देखते हैं तो अब कैसे देखते हैं कि एक अच्छा बजट माना जाए, एक बुरा बजट माना जाए, या फिर चुनाव को देखते हुए इस बजट को मतलब ऑब्जर्व किया जाए? कैसा है ये ओवरऑल बजट? नहीं, ये बजट मैं इस मायने में इस तरह से इस बजट को देखता हूं कि बिहार की इकोनॉमी का जो डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण नहीं है। विविधीकरण का मतलब होता है कि बिहार, कोई भी इकोनॉमी तीन क्षेत्रों में बटी बटी होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो ऑलमोस्ट सेकेंडरी सेक्टर यहाँ एब्सेंट है, नील है, मतलब इंडस्ट्री जिसका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है वो बहुत फ्रेजाइल है, मतलब बहुत ही खराब स्थिति में है, मतलब जिसमें एग्रीकल्चर है। सर्विस सेक्टर मोर और लेस मतलब ठीक ठाक है, उसी के बेस पर इकोनॉमी हमारी चल रही है। तो अब उसमें किया क्या जा सकता है कि एजुकेशन पे ही खर्चा किया जा सकता है। नेचुरल है कि अचानक आप इलेक्शन ईयर होने के बाद भी आप लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात तो हम लोग करेंगे नहीं। तो यदि उन्होंने एजुकेशन पे खर्चा बढ़ाया है, स्वास्थ्य पे खर्चा बढ़ाया है, तो ये सारे खर्चे उनको बढ़ाने ही थे या बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि वहीं से तुरंत लाभ की स्थिति बिहार सरकार को या बिहार इकोनॉमी को मिल सकती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो बिहार सरकार का ये जो बजट है, बिहार सरकार जो कर सकती थी अपने इकोनॉमी को मतलब अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, और जो सामाजिक सुरक्षा के भी पहलू पहलू से जो वो कर सकती थी कि महिलाओं की या एससी एसटी की सुरक्षा के लिए, तो उन इस लिहाज से मैं इस बजट को संतुलित ही मानूंगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन नहीं है, ये कंजम्पशन ड्रिवन बजट है। तो कंजम्पशन नेचुरल है कि बढ़ेगा, यदि आपने बजट बढ़ा दिया है तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कंजम्पशन में तो कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट बजट वो पहले साल दूसरे साल आता है, जब आप इलेक्शन ये जीत जाएं, तो अभी 5 साल का रहता है, तब इन्वेस्टमेंट लेट बजट होता है, ताकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ेगी। हाँ, नेचुरल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ाया है नीतीश गवर्नमेंट ने। तो ये बजट मैं यही मानूंगा कि चुनाव को देखते हुए जो ये कर सकते थे, मतलब चुनाव को देखते हुए भी, या बिहार इकोनॉमी का जो बहुत डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी अभी भी नहीं है, उसी लिहाज से ये संतुलित बजट है। मैं बहुत इतना ही बहुत कहना शुक्रिया चाहूंगा। सर, हमारे दर्शकों के साथ अपने इनसाइट शेयर करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजित तिवारी, जिन्होंने अपने सारे इनसाइट्स अपने शेयर किए बिहार बजट पे, चाहे वो एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य पे, या फिर रोजगार की क्या स्थिति हो सकती है, नहीं हो सकती है। इस बजट के जितने भी पहलू हैं उन पे इन्होंने बहुत विस्तार से बात की। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, अपना कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आप आलोचना कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी
जो जिसमें हमें इंसाइट की ज़रूरत होगी। जैसे हमने बिहार चुनाव को लेके लगातार अभी से ही फोकस हमने अपना बनाया हुआ है, जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे हम अपने शोज़ लेके आते हैं, उस पे बातचीत करते हैं। तो आप देख रहे थे खबर गांव। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।